नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर और मैं हूं कवीन सचान। और आज बात अर्थव्यवस्था की सेहत की। बुधवार को केंद्रीय सांख्यिकी विभाग ने देश की विकास दर के आंकड़े जारी किए। अक्टूबर से दिसंबर के बीच की तीसरी तिमाही में भारत की विकास दर 7.2% रही। दूसरी तिमाही में यह विकास दर 6.5% थी। 8 कोर सेक्टर में पेट्रोलियम, रिफाइनरी और सीमेंट उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही स्टील, पावर और कोयला उत्पादन की स्थिति में भी सुधार हुआ है। जनवरी में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 11% का उछाल आया, तो वहीं सीमेंट उत्पादन में पिछले साल की तुलना में 20.7% की बढ़ोतरी हुई। जनवरी 2018 में कोयला क्षेत्र में उत्पादन में भी 3% और इस्पात उत्पादन में 3.7% की वृद्धि हुई है। वहीं वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने साल 2018 में भारत की वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान जताया है। साल 2019 में ये 7.5% की रहने का आकलन है। समझेंगे कि अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है और जो आंकड़े आए हैं इसके पीछे के बड़े फोर्स, बड़े कारक और कारण क्या हैं, लेकिन अभी भी चिंता वाले वो सेक्टर्स क्या हैं और आगे की चुनौतियां क्या हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। नितिन देसाई साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर इकोनॉमिक्स एडवाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। इंडस्ट्री से हमारे साथ ही पीएचडी चैम्बर से एसपी शर्मा साहब, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं शुभम भट्टाचार्य, कंसल्टिंग एडिटर, बिजनेस स्टैंडर्ड से। शुभम, आपका भी स्वागत है। शुरुआत नितिन सर आपसे कि जो आंकड़े आज हैं और ओवरऑल जो 7.2 प्रोजेक्शन है जो आया है फिलहाल, इसे कैसे आप देखते हैं? और पिछले के मुकाबले यानी कि Q2 से 6.5 से 7.2 यानी आंकड़े बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी स्थिति में पहले से इम्प्रूवमेंट। हाँ, और एक सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही नहीं, मुझे खुशखबरी इसलिए भी है, अगर आप देखो तो खास करके मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी इम्प्रूवमेंट है, कंस्ट्रक्शन में अच्छी इम्प्रूवमेंट है, और निवेश जो नीचे जा रहा था हमारा, निवेश का दर उत्पादन के हिसाब से, तो वो स्टेबलाइज हो गया है। और मेरी उम्मीद ये है कि अगर ऐसा चलता रहे तो फिर से निवेश का बढ़ोतरी आ जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ आंकड़े की बात ही नहीं है, कहाँ से ये आंकड़े अच्छे हुए हैं वो उससे भी हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है। मैंने एक कंपैरिजन किया कि जो 2 महीने पहले उन लोगों ने इस साल की क्या बढ़ोतरी होने वाली है वो कहते हैं फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, और अभी उन्होंने दूसरा एडवांस एस्टिमेट दिया है। और दूसरा एडवांस एस्टिमेट में एक्चुअली जीडीपी में तो सिर्फ 0.1% के 6.5 की जगह पर 6.6, मगर जीवीए जो ग्रोस वैल्यू एडेड जो कहते हैं उसमें 6.1 पे 6.4 है। और ख़ास करके उनका रिवीजन है कंस्ट्रक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशखबरी है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि उत्पादन बढ़ रहा है, मगर उस सेक्टर से बढ़ रहा है जहाँ बहुत ज़रूरत थी, जहाँ बहुत दिनों से मंदी चल रही थी। आपने सीमेंट की बात की, तो कंस्ट्रक्शन की वजह से ही हुआ है। यानी वो सेक्टर जो कि ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करते थे, वो ड्राइविंग फोर्स में अभी कुछ जोर आ रहा है। इसलिए आई वुड ट्रीट दिस एज गुड न्यूज़, अच्छी बात। अभी प्रॉब्लम तो है, वो तो आगे देखेंगे, उस पर बात करेंगे। शुभ है, गुड न्यूज़ है। और जो फिलहाल ये आंकड़े हैं 7.2 के, कंपेयर किया जा रहा है चाइना के साथ थर्ड क्वार्टर में, और कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे फास्ट जो इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रहा है उस 7.2 के हिसाब से भारत इस वक्त टॉप पर आ गया है। कहीं वो जो ये मैराथन रेस जैसा कि कोई आगे जा रहा है कोई पीछे आ रहा है, ये वाला चीज़ों में हम ना पड़े तो ही अच्छा है, क्योंकि ये भागादौड़ी चलता रहेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ग्रोथ में जो गिरावट का जो ट्रेंड नोटिस किया गया था वो चीज़ में डेफिनेटली सुधार हुआ है। जैसे डॉक्टर देसाई कह रहे हैं कि जो ग्रोथ फिगर्स हैं, और ख़ासकर उसमें अंदरूनी अगर आप देखें सेक्टर्स जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर का फिगर है 6.8%, और ये करीब 24 क्वार्टर मंथ्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर है जिससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत कुछ सेक्टर्स का काफ़ी जोर का नाता है। तो इसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस ये दिखाता है कि 2 चीज़ें, एक कि सेक्टर मतलब जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट की बात हमने कहा ही है। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारे लिंकेजेस है स्टील के साथ, सीमेंट के साथ, बहुत सारे सेक्टर्स का। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग सेक्टर है। तो इसका नतीजा आपको नेक्स्ट सेक्टर्स, नेक्स्ट क्वार्टर्स में भी आपको देखने को मिलेगा, इतने हाई परफॉर्मेंस का। और ये मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट इस क्वार्टर में 4.1% है। राइट। और 4.1% ऑन अ बेस जो लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर सेम टाइम में 7.5%, तो इट्स लो बेस की वजह से नहीं हुआ है, ये काफ़ी हाई बेस पे ही 4.5% 4.1% दे रहा है। तो यानी कि एग्रीकल्चर में जो डाउनवर्ड या जिसे कहते हैं प्रोडक्शन में कमी और एक डिस्ट्रेस की बात हो रही है, वो शायद उतना सही नहीं है। ओवरऑल साल के लिए भी ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट दिखाया जा रहा है 3%। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। शर्मा जी, क्योंकि इंडस्ट्री के लिहाज से अगर देखें आंकड़े जिन सेक्टर्स की बात जो देसाई साहब और शुभम दोनों कह रहे हैं बहुत अहम है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो सेक्टर जिसके साथ बहुत सारे लिंक हैं, अलग अलग सेक्टर्स जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट से लेकर, और जो कि सर्विस सेक्टर को छोड़कर इसके अलावा कई सारे फैक्टर हैं जो कि इसके साथ साथ ग्रो करते हैं। 1.5 पहले क्वार्टर में, 2.8 सेकेंड क्वार्टर, इस बार 6.8। इसके बढ़ने के पीछे क्या बड़े रीजन दिख रहे हैं थर्ड क्वार्टर में, और ये क्या माना जाए कि जो हर्डल्स दिख रहे थे डिमोनेटाइजेशन या फिर उसके बाद जो अलग अलग फैक्टर आए, इंटरनेशनल सिनेरियो जो था, लोनिंग का फैक्टर था, वो अब हट चुके हैं, इसीलिए ये ग्रोथ दिख रही है थर्ड क्वार्टर में? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो डिमोनेटाइजेशन का जो मेजर इफेक्ट आया था जिसमें हमारा ग्रोथ गिर के 5.7% पे चला गया था, जो हमारा अभी का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें ग्रोथ काफ़ी नीचे गया था। उसके बाद ग्रोथ रिकवर हुआ स्लोली, तो जो 6.5% हमने हासिल किया दूसरे क्वार्टर में। लेकिन उस टाइम पे जीएसटी का जो टीथिंग प्रॉब्लम था उस वजह से जो इकॉनमी था अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया था, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर में ही जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई से जी। तो अब तीसरे क्वार्टर में रिकवरी बहुत ही स्वाभाविक थी कि जो मैन्युफैक्चरिंग को इम्पैक्ट हुआ था वो तीसरे क्वार्टर में जाके जब रिवाइवल आएगा, जब मैन्युफैक्चरर्स अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को वापस जो अडॉप्ट करेंगे, जब जो डी स्टॉकिंग जो कंप्लीट हो जाएगा, तब एक रिकवरी आने की संभावना बहुत जोर से थी। वो हुई है, वो एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी हुई है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है एक माइनिंग सेक्टर को छोड़ के जिसमें ग्रोथ माइनस में है। वो उसमें कुछ पॉलिसी लेवल की कुछ और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन बाकी सभी सेक्टर्स में ब्रॉड बेस्ड रिकवरी हुई है, जिससे ये एक इंडिकेशन आ रही है कि इकॉनमी अपने एक्सपेंशनरी मोड में वापस एंटर कर चुकी है। और खासकर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का मेंशन किया गया, जो मेरे जो दूसरे पैनलिस्ट इन्होंने मेंशन किया, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिकवरी आती है तो समझो कि रिकवरी ब्रॉड बेस्ड हो गई है। उसमें जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो वापस उभर रही है, भले ही वो भी विजिबल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो रिवाइव किया है तो आने वाले क्वार्टर्स में उसमें एक अच्छा ग्रोथ और दिखेगा। खाली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नहीं, जो दूसरे सेक्टर्स हैं, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी ग्रोथ है वो और ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड होगा और स्ट्रेंथन होगा। और तीसरा एक जो हमें एडवांस एस्टीमेट से पता चल रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है, कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो 8% से भी ज़्यादा से ग्रो किया है, जिसका जब इस लेवल पे पर कैपिटा इनकम ग्रो किया है तो उसका आने वाले टाइम में जो रूरल डिमांड है, खासकर क्योंकि जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में है, वो तभी इस लेवल पे इंक्रीज़ हुआ है जब जो इनकम है रूरल लेवल पे भी इंक्रीज़ हुई है। तो इसका मतलब है कि जो रिकवरी है वो आगे सस्टेन रहेगी और स्ट्रेंथन्ड होगी, क्योंकि डिमांड वापस रिवाइव होगी, और डिमांड के रिवाइव होने से स्वाभाविक है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन के और ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे, और जो रिकवरी है वो और ब्रॉड बेस्ड होगी। देसाई सर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और एग्रीकल्चर ये दोनों हैं जो कि कहते हैं कि लीडर के तौर पर काम करते हैं अगर इकोनॉमी की ग्रोथ को देखना हो, और जैसा कि शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ब्रॉड बेस जो उनका बेस है वो बहुत ब्रॉड है और उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ वो जोड़ने उसको डिराइव करने की क्षमता है। ये दोनों सेक्टर में जो बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जो ग्रोथ दिख रही है थर्ड क्वार्टर में, आपकी नज़र में क्या बड़े फैक्टर हैं जो जिसके चलते ये उस मैं कहूँ निचले स्तर से अब ऊपर की तरफ बढ़े हैं, या क्या सपोर्टिंग नए फैक्टर हमने उसमें ऐड किए हैं? आज बेसिकली इट वाज ओवरड्यू। या बहुत कंस्ट्रक्शन इतना कम हो गया था, कभी ना कभी तो बढ़ना चाहिए था ही उसको, क्योंकि कम से कम आज अगर आप देखो कंस्ट्रक्शन के नंबर्स काफ़ी बढ़ गए, 1.5, 2.8, 6.8, नो, तो वो जो 1.5, 2.8 बहुत लो लेवल है हमारी जैसी इकॉनमी के लिए, इसलिए ये बहुत ज़रूरी था, वो तो होने वाला ही था। मेरे ख्याल में जो सरकार ने वो कंस्ट्रक्शन खास करके रोड्स में किया है ना, रोड प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं, उससे जो बूस्ट मिला है ना, तो काफ़ी बूस्ट कंस्ट्रक्शन का शायद वो जो रोड सेक्टर का परफॉर्मेंस है उस वजह से शायद हो सकता है। अब तक रियल एस्टेट में आया नहीं है,
ये एक तरीके से तो जो अच्छी बात है, क्योंकि इट मीन्स कि कंस्ट्रक्शन सोच इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है, हाँ, घरों में नहीं मगर इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहे हैं, वो अच्छी बात है। एग्रीकल्चर की थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। हाँ, आप सही बात है कि 4.1% ग्रोथ है, मगर अगर आप करंट प्राइसेस वाला देखो तो इसमें यू विल सी द प्रॉब्लम ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे वहाँ एक अच्छी फसल के साल में हमें ये फार्मरों की तकलीफ महसूस हो रही है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। नॉर्मली तो कोई कुछ ड्राउट हो, ऐसी कुछ बात हो तो प्रॉब्लम होती है, पर इस साल तो अच्छे, क्योंकि हमारी मार्केटिंग सिस्टम इज नॉट वर्किंग। कि जो इन लोगों ने खास करके जो नॉन सीरियल क्रॉप्स है, जैसे फल, सब्जियां एक्सेट्रा, बहुत बड़े हैं और उनमें उनके बहुत नुकसान हो रहा है। रोज़ हम पढ़ते हैं पेपर में, इसलिए दिस इज़ वन प्रॉब्लम एरिया एग्रीकल्चर। सेकंड, क्रेडिट फ्लो, वो शुरू हो रहा था मगर अभी वो एनपीए की प्रॉब्लम है और ऊपर अभी वो फ्रॉड की प्रॉब्लम आ गई है। अभी मेरे ख्याल में तो अगले कुछ महीने सब बैंक वाले बिल्कुल बैठ जाएंगे, चुप बैठ के भाई हम घबराएंगे कि बड़े लोन देने के लिए। और सरकार ने आज भी कुछ अनाउंस किया है कि अगले 15 दिन में सब फ्रॉड्स आइडेंटिफाई कर दो, ट्रांसफर्स होने चाहिए। अगर ये मामला बढ़ जाए कि ऑन टॉप ऑफ एनपीए ये चक्कर आ जाए बैंक में कि फ्रॉड का भी प्रॉब्लम है, तो आई थिंक क्रेडिट फ्लो विल सफ़र। क्रेडिट फ्लो की जो तकलीफ हो जाएगी तो ये जो आज जो अच्छे गुड न्यूज़ है वो कुछ यानी कि जो रफ्तार पकड़ी है, मैं कहूँ कि उसमें एक ब्रेक का काम कर सकता है, ये आशंका है। यू प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द एंड कुछ धमाका मत करना, नया धमाका मत करना। अभी इकोनॉमी अच्छे पाथ पे आ रही है तो उसको चलने दो थोड़ी देर, बिफोर धमाका करने के पहले। शोभा, नितिन साहब की दो बातों में मैं चाहूँगा, एक तो जो एग्रीकल्चर की बात वो कर रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी दिख रही है माइनिंग, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर को मिला करके, लेकिन जो क्रेडिट फ्लो की बात कर रहे हैं और मार्केटिंग की बात कर रहे हैं वो अगर इम्प्रूव होती तो शायद ये आंकड़े हम और बेहतर देख सकते थे। और दूसरा कि अब जिस तरीके से पटरी पर आई है और रफ्तार पकड़ती दिख रही है, गियर चेंज होता दिख रहा है, किसी नए धमाके से बचना चाहिए। अब वो सरकार के साल का बजट देख के मोटा मोटी लगता है, और जैसे उनके सीनियर ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स वगैरह का कहना है, मुझे नहीं लगता है कि देयर इज एन एपेटाइट फॉर कोई ज़्यादा बिग बैंग इस वक्त में। और इलेक्शन का पहला मतलब द नेक्स्ट इयर्स इलेक्शन, वैसे भी उन्होंने ऑलरेडी नेशनल हेल्थ स्कीम अनाउंस किए हैं जिसका दौर ही काफ़ी टाइम लगेगा उसका एडमिनिस्टर करने में, तो उस तरफ से शायद आशंका नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर अपने आप में जीडीपी का कितना 10% ज़्यादा नहीं है, उसके इम्पैक्ट 14 से भी उतर के आ गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर का इम्पैक्ट रहता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जिसका शर्मा जी ने जिक्र किया कि ज़्यादा एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट हो या रूरल इनकम हो, उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी को पुश करने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, वो सिर्फ जैसे कहते हैं फील गुड फैक्टर ही आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आज जैसे कोर सेक्टर का डेटा अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें उसका डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं उसमें भी। तो इससे पता चलता है कि अगले क्वार्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग में रिवाइवल बना हुआ है। साथ में ये जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका फिगर में जो डिप का जो ट्रेंड शुरू हुआ था लास्ट 27.9 लास्ट Q3 2016-17, उसके बाद में भी कम हुआ था, एंड देन Q1 में 28.7, वहाँ से उतर के 28, वो रिवाइव होके 28.7, थोड़ा सा जस्ट स्लाइटली अपवर्ड जा रहा है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट में एक तरफ से आप कह सकते हैं कि दिस अ स्लाइट रिवाइवल, हालांकि प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन अभी भी जैसे साहब ने कहा बहुत ही वीक है, और बहुत ही वीक है। अभी क्रेडिट ग्रोथ 11% पे पहुंचा है, रिसेंट फिगर्स जो आरबीआई का कह रहा है, बट वो कोई ट्रेंड नहीं दिखा रहा है। यानी कि अभी भी, और ख़ासकर जैसे उन्होंने कहा कि कैपिटल बैंक्स में अगर ये धरपकड़ चलते रहें तो निश्चित ही फ्यूचर पाइपलाइन, क्रेडिट पाइपलाइन पर असर पड़ेगा और काफ़ी ज़ोर से असर पड़ेगा, और उससे सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, सर्विसेज सेक्टर पे, हर सेक्टर पे उसका इम्पैक्ट आपको ज़रूर दिखेगा। वो चीज़ एक है जो
कैसे रिकंसाइल किया जा सकता है, वो अपने आप में एक शॉक, आप मेरा कह रहे थे कि कोई बड़े चीज़ में ना हो, लेकिन ये अपने आप में एक शॉक हो सकता है। कैसा प्ले आउट करेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है कंपेयर टू द एंटायर इकोनॉमी। ओके, ऑलरेडी जो ये बड़ा मैं कहूँ कि हर्डल आ चुका है, इसको कैसे ये कम से कम जो है इसका प्रभाव इकोनॉमी पर पड़े, उससे बचाने की कोशिश करनी होगी। अब मैं कुछ बड़े सेक्टर्स पर आना चाह रहा था शर्मा जी, जो चिंता का कारण अभी भी बने हुए हैं, जिनमें माइनिंग एक बड़ा सेक्टर है, और आपके नज़रिए से जो आंकड़े हैं फिलहाल, उनमें और कौन से सेक्टर जहां पर भी चिंता है, जो वापस पटरी पर लौटते नहीं दिखे हैं, जबकि बाकी जो सेक्टर्स हैं वो वापस उस रास्ते पर हैं? देखिए, सबसे बड़ा चिंता तो यही है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो अच्छे से रिवाइव होना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ग्रोथ रिवाइव कर चुकी है। और हमारे पास जो जब ग्रोथ रिवाइव करती है तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसका भी अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज होता है। तो जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करीबन कोई अगले साल के लिए 6 लाख करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है, तो उसमें एक अच्छा खासा इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। जब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा, जब स्पेंडिंग इंक्रीज होगी गवर्नमेंट की साइड से, तो प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है। तो खासकर जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर हम इस वक्त फोकस कर लेते हैं तो उसका बहुत ही डबल मायने में उसका फ़ायदा होगा। एक तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, और तीसरा जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त पे, जब ग्रोथ रिवाइव कर रही है, अच्छे से रिवाइव कर रही है, इंटरनेशनल इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में रिवाइवल है, और हम फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी बन चुके हैं। तो हमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स को मटेरियलाइज करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट्स को एक अच्छा अंजाम देने की ज़रूरत है कि वो सामने विजिबल हों। विजिबल वो तब होंगी जब हमारे जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो वो अच्छे से हो पाएंगे, और जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कंप्लीट हो पाएंगे, तब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। और दूसरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर की हमने बात की, एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा ग्रोथ आया है, लेकिन उसको आगे सस्टेन करने की ज़रूरत है। एक तो हमारे पास एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जो टोटल ग्लोबल फूड इंपोर्ट होता है वो $1300 बिलियन का है, उसमें हमारी प्रेजेंस खाली $30 बिलियन की है। उसमें हम जो हमारा प्रोडक्शन है, जिस तरीके से सरकार ने अनाउंस किया है कि जो हम 1.5 गुना ज़्यादा प्राइस देंगे, उससे जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन सेंटिमेंट इंक्रीज होगा, हमें उसके साथ साथ जो ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटी है वो भी देखना चाहिए। हमारी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। खासकर जो ऐसी इकोनॉमीज़ हैं, खासकर जो यूरोप में और इधर ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ में, हमें अच्छा मार्केट एक्सेस होना चाहिए, जिसमें हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं उनको और इंक्रीज हो, जिससे कि जो हमारा इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, उसको एक अच्छे से अंजाम मिल सके। और तीसरा जो आपने कुछ और ऐसे विषय की बात की कि किस चीज़ में और ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत है, वो खासकर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट है इन्हीं दोनों सेक्टरों में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होगा। एक तो जो फूड प्रोसेसिंग है, जिसके लिए हमारे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल मार्केट में भी और इंडिया में भी, कि हम अच्छा इसको तवज्जो दे सकते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अब्जॉर्ब कर सकता है। खाली स्किल्ड ही नहीं, बल्कि जो अनस्किल्ड है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, उसको भी ऑब्जर्व कर सकता है। जी, एक जो नितिन साहब, आज सरकार ने कदम उठाया है, कैबिनेट ने जो क्रिएट किया है एक न्यू जो थ्रस्ट है पॉलिसी के लिए, 12 चैंपियन सेक्टर को रखा है, 5000 करोड़ का इनिशियल उनको एक फंड की बात हो रही है। क्या ये और ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर सकता है, हेल्पिंग हैंड की तरह काम करेगा इंडस्ट्री के लिहाज से? वो आज मैंने देखा, पर सर्विस सेक्टर में खास किया, सर्विस सेक्टर लोगों ने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं। अब मेरे जहन में तो इसके ऐसे प्रोग्रामों की ज़रूरत नहीं होती है। क्या 5000 करोड़ की क्या करेंगे वो लोग सर्विस सेक्टर में? बेसिकली पॉलिसी से आप इन्फ्लुएंस करो, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिसी की प्रॉब्लम है। अब इन्होंने एग्रीकल्चर की बात की, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। आज मेरे एक कैलिफोर्निया से आए थे मेरे एक मेहमान मिलने के लिए, वो कह रहे थे कि वहाँ उनके मार्केट में जो लहसुन आता है, तो परफेक्ट लहसुन का कुछ 9 का पैकेट, 9 लहसुन का पैकेट चाइना से आता है $1 में। $1 में 60 रुपये में 9 लहसुन का पैकेट परफेक्टली पैक्ड आता है ना। हमारे वहाँ हम लहसुन फेंक देते हैं क्योंकि हमारे उनको मार्केट मिलती नहीं है। और होता क्या है कि हमारी गवर्नमेंट की एग्रीकल्चरल ट्रेड पॉलिसी बिल्कुल हमारे कंज्यूमर की दृष्टि से करते हैं।
फार्मर की दृष्टि से नहीं। थोड़ा सा भी भाव बढ़ जाए, हट करके बंद कर दो एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट आ जाए। थोड़ा सा भी इंपोर्ट कर दो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द फार्मर्स इंटरेस्ट। मैं कहता हूं कि अभी हमारे वहाँ बहुत काफ़ी सरप्लस है, लोगों में स्पेंडिंग पावर भी है, और नॉन एसेंशियल फूड जैसे फल वेजिटेबल्स है, उसमें हमें शुड हैव अ स्टेबल लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट पॉलिसी, सो दैट उसमें देयर शुड बी नो स्टॉप गो। ऐसा नहीं है कि कल अनियंस बंद का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, कल यू कैन नॉट ट्रेड कि भाई आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा। और सर, जो शर्मा जी कह रहे थे कि जिस तरीके के अब नंबर्स हैं और जिस रफ्तार के साथ बढ़ती दिख रही इकोनॉमी, निवेशकों को लुभाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस वक्त किस तरीके से आप देखते हैं कि ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए, एक सुटेबल एटमॉस्फेयर है या फिर और कुछ? देखो, अगर आप हमारे पूंजीपतियों हमारी कंट्री में निवेश नहीं करेंगे तो बाहर के पूंजीपतियों क्यों आए? इसलिए वो तो आ रहे हैं हमारे कैपिटल मार्केट में ठीक से। इसलिए पहले बहुत ज़रूरी बात यह है कि हमारी पूंजीपतियों को परसुएट करना चाहिए कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो होगा। ये जो ऑल दीज आर पॉजिटिव ग्रीन शूट्स, अच्छी साइंस है। और अगर सरकार सिर्फ पॉलिसी ठीक से करे, क्रेडिट इश्यूज ज़रा गंभीरता से सॉल्व करे, तो ये हो जाएगा। कम से अब 2-3 क्वार्टर से ज़्यादा नहीं लगेगा। ओके, शोमा, एक आखिरी कमेंट आपका कि जो बात हो रही थी कि चिंता और उससे बचने का क्या टूल इस वक्त आपको लगता है कि जो अगले कुछ क्वार्टर्स में देखना होगा पॉलिसी के लेवल पर, जिसका जिक्र नितिन साहब कर रहे हैं? एक पॉलिसी कंटिन्यूटी, नए पॉलिसीज़ की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आप नए पॉलिसी ला के पिछले पॉलिसीज़ की कमी को कवर अप करते हैं, उससे किसी को भी बहुत फ़ायदा नहीं होता है। हमारे एक्सपोर्ट्स पिछले आज से 5 साल पहले भी $243 बिलियन थे, अभी भी हम लोग करीब वही $243 बिलियन कर रहे हैं। ग्रोथ होता है कि उससे हम नीचे उतर गए थे, फिर उससे ऊपर आए हैं, तो यानी कि नया एडिशनल एक्सपोर्ट हम लोग कुछ भी कर नहीं पाए हैं। और इतने बड़ी देश के लिए इतने एक्सपोर्ट मार्केट जिनकी जिक्र डॉक्टर देसाई कर रहे थे, हम कैप्चर क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स है, स्मॉल हो मीडियम हो कुछ भी हो, किसी भी वजह से वो कैप्चर करने का वो क्वालिटी एडिशन नहीं कर पाए हैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम मसले पर जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमने देखा कि जो नंबर्स हैं और जो हमारे पैनलिस्ट, उनकी राय है कि एक बेहतर रास्ते पर इकनॉमी चल रही है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि नए हर्डल्स खड़े न हों, और जिन हर्डल्स के चलते इसको खतरा हो सकता है उसको बचाने के लिए पहले से सरकार को तैयार रहना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।